के दी गई है। सुबह सुबोध उठा तब वो अपने कमरे से बाहर आया। आकर वो अपने बगीचे की कुर्सी पर बैठा और प्रभा को आवाज देकर चाय के लिए पुकारा। प्रभा, कहाँ हो भाई, चाय ले आओ। अभी आई, अंदर से आवाज आई। कुछ देर पश्चात वो ट्रे में चाय और कुछ बिस्कुट लेकर आती है। वो जानती है सुबोध बिस्कुट के बिना चाय नहीं पीता। वो भी उसके उठने की प्रतीक्षा में थी। उसने भी अभी तक चाय नहीं पी है। आज तो उठने में बड़ी देर लगा दी। प्रभा ने पूछा। हाँ, पहले तो नींद ही नहीं आई। अपनी कहानी के विषय में सोचता रहा। नई कहानी से जुड़ने में, उसके पात्रों को सही स्थान पर लाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। काफी देर तक सोचता रहा। कुछ लिख पाए? प्रभा ने चाय बनाते हुए सुबोध से पूछा। कहाँ लिख पाया, सारा समय तो सोचने में ही निकल गया। एक पेज ही लिख पाया हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सोच को बांध दिया है, फिर भी शुरुआत तो की है। तभी कुछ ढूंढते हुए उसने पूछा, आज का समाचार पत्र दिखलाई नहीं पड़ रहा, क्या आज पेपर वाला नहीं आया है? आया तो था, शायद बाबूजी ले गए हों, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। कहते हुए वो चाय के जूठे कप और ट्रे लेकर अंदर चली गई। तभी सुबोध को अपने पिता बाहर से आते दिखलाई दिए। उन्हें देखकर सुबोध मन ही मन सोचता है वो इन्हें अंदर ढूंढ रही होगी और आप हैं कि बाहर से तशरीफ ला रहे हैं। उन्हें देखकर सुबोध मुस्कुराया। बाबूजी प्रणाम, आप सुबह सुबह किधर चले गए थे? तेरी ये सुबह हो रही है, 10 बज रहे हैं, कितनी बार कहा है सुबह उठाकर थोड़ा सैर को निकल जाया कर। प्रातःकाल की ताज़ी हवा मन में ताजगी और स्फूर्ति भर देती है। कोशिश तो करता हूँ, किंतु आप तो जानते ही हैं मेरा काम ही ऐसा है। रात्रि में एकांत में ही मैं कुछ लिख पाता हूँ। बहुत दिनों पश्चात कल प्रयास किया, जानता हूँ, किंतु अपनी सेहत भी तो जरूरी है। मैं तो सुबह 6 बजे ही उठ गया था, इससे भी जल्दी उठ जाता, किंतु तुम लोगों के कारण नहीं उठता, कहीं तुम लोगों की नींद खराब न हो। कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में जो समाचार पत्र था उसे मेज पर रख दिया। उसे देखकर सुबोध बोला, इसे ही तो ढूंढ रहा था, कुछ खास खबर? पूछते हुए उसने समाचार पत्र सामने फैला लिया। कुछ विशेष नहीं, वो ही मारकाट, रेप, चोरी चकारी कहते हुए अंदर चले गए। सुबोध इत्मीनान से समाचार पढ़ने लगा। तभी उसकी नजर एक कॉलम पर गई और वो उसे देखकर बुरी तरह से चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? कहते हुए वो हड़बड़ाकर कुर्सी से उठ बैठा। तभी उसने प्रभा को आवाज लगाई, किंतु उधर से कोई आवाज नहीं आई। शायद नहा रही है, सोचते हुए तब स्वयं ही अंदर गया और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आया और गाड़ी में सवार हो बाहर निकल गया। कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी गाड़ी काली सड़क पर तेजी से दौड़ी चली जा रही है। कुछ देर पश्चात वो घने जंगलों की तरफ जाती सड़क पर होता है। सुबोध एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उसका शौक लेखन है, किंतु समयाभाव के कारण बहुत दिनों से कलम को छुआ नहीं था। कई वर्षों पश्चात कल उसने लिखा। उसकी नजरें उस सड़क पर कुछ तलाश रही हैं। तब एक तरफ देखता है, पुलिस के 1-2 सिपाही उसे नजर आते हैं। तब सुबोध उनसे पूछता है, यहाँ क्या हुआ था? कुछ कह नहीं सकते। कोई बेचारी लड़की कल रात्रि को इस रास्ते से जा रही होगी। न जाने कितने लड़के थे, ये भी तो नहीं कह सकते। उसके पीछे लड़के थे भी या नहीं, अंदाजा ही लगा रहे हैं। उन्होंने उसे अकेला जानकर उसका पीछा किया और क्या। उतावले होते हुए सुबोध ने पूछा। वो जानना चाहता था लड़की जिंदा है या मर गई। मरने का क्या कारण रहा? आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपकी कोई रिश्तेदार है? पुलिस वाले ने प्रश्न किया। जी नहीं, मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं तो सिर्फ इंसानियत नाते जानना चाहता था। जी, उसके पीछे लड़के तो थे, किंतु उसकी मृत्यु का कारण ऊंचाई से गिरना है। क्या आपने देख लिया? वो मरी भी है या तुम कहना क्या चाहते हो? हो सकता है वो अभी जिंदा हो, बच गई हो। नहीं, इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई बच नहीं सकता। उसके मृत शरीर को ले गए हैं। अब आप जाइए। कहकर वो पुलिस वाला वायरलेस पर किसी से बातें करने लगा। हेलो, हाँ जी सर, हमने उस स्थान पर पहुंचकर उस लड़की की लाश को बरामद कर लिया और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उधर से कुछ आवाजें आ रही थीं, किंतु सुबोध को इस सब से कोई प्रयोजन नहीं था। वो तो बस यही जानना चाहता था कि वो लड़की बची है या नहीं। तभी उसे फिर से उसी का स्वर सुनाई दिया। जी सर, अभी तक तो दुर्घटना का कारण ठीक से तो पता नहीं चल पाया, शीघ्र ही पता भी चल जाएगा। वैसे यहाँ के हालात देखते हुए तो लगता है बेचारी राह भटक गई होगी और दुर्घटना का शिकार हो गई। किसी ने उसकी शिनाख्त की? उधर से प्रश्न पूछा गया। जी नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया। बस एक महाशय आए हैं, जानना चाहते हैं वो लड़की जिंदा है या नहीं। तुमने उससे पूछा नहीं? कौन है वो? जी नहीं सर, मैंने सोचा ऐसे ही जानना चाहता होगा, पूछो उससे। जी सर। जय हिंद सर। जब तक वो अपनी बात करके मुड़ा तब तक सुबोध जा चुका था। सुबोध घने जंगल की सड़क पर गाड़ी दौड़ाता चला जा रहा था। उसके दिमाग में वही लड़की और उसका अजीबोगरीब हादसा घूम रहा था। पुलिस वालों की बातें उसे हजम नहीं हो रही थीं। क्या सच में वो मर चुकी है? उसने खुद से बड़बड़ाया। तभी अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने कुछ सफेद सा लहराता नजर आया। सुबोध ने तेजी से ब्रेक मारा। उसके ठीक सामने सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े फटे थे, बाल बिखरे थे और चेहरा हल्का धुंधला सा दिख रहा था। सुबोध की सांसें थम गईं। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। लड़की कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों के नीचे से कोई आवाज नहीं आ रही थी।
सुबोध ने अपनी गाड़ी रिवर्स में डालने की कोशिश की, लेकिन कार का इंजन अचानक बंद हो गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने कार का हैंडल पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियों के चारों ओर कोई ठंडी और गीली चीज लिपट रही है। उसने झटके से हाथ पीछे खींचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की उसकी गाड़ी की खिड़की के बिल्कुल पास आ चुकी थी। तभी लड़की की आंखें ऊपर उठीं और सुबोध ने जो देखा उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी आंखों में गहरे काले गड्ढे थे। कोई पुतलियां नहीं, कोई सफेदी नहीं, बस खाली गहरे गड्ढे। सुबोध ने डर के मारे एक जोरदार चीख मारी। आगे क्या होगा? क्या सुबोध इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? क्या यह आत्मा किसी भयानक सच्चाई से जुड़ी है? भाग दो, अंधकार की पुकार। सुबोध के गले से एक घुटी हुई चीख निकली, लेकिन उसकी आवाज उसके ही भीतर कहीं गुम हो गई। वो कांपते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी टांगे जैसे जम चुकी थीं। लड़की की आंखों के गड्ढों से कुछ बह रहा था, काले गाढ़े आंसू, जो नीचे गिरते ही गाड़ी के शीशे पर जले हुए धब्बे छोड़ रहे थे। बचाओ! सुबोध ने खुद को संभालते हुए धीरे से फुसफुसाया, लेकिन उसके शब्द हवा में घुलकर कहीं गायब हो गए। और फिर लड़की का मुंह एक अजीबोगरीब तरीके से खुलने लगा, इतना चौड़ा कि उसकी खोपड़ी की हड्डियां चटकने की आवाज आने लगी। उसका जबड़ा असामान्य रूप से फैल चुका था, जैसे कोई साया उसमें से बाहर निकलना चाहता हो। सुबोध के होश उड़ गए। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और दौड़ पड़ा। पेड़ों के बीच अंधेरा था। जंगल में दूर कहीं उल्लू की भयावह आवाज गूंज रही थी। सुबोध हांफते हुए भागा जा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो जमीन पर नहीं, बल्कि किसी गहरे शून्य में गिर रहा है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबोध ने अपने चारों ओर देखा। वो अब एक सुनसान उजाड़ हवेली के सामने खड़ा था। हवेली टूटी फूटी थी, खिड़कियां बेतरतीब हिल रही थीं और उसके दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, जैसे